अरे बारिश कैसे करेगी, आज ही प्लान था जाने का और आज ही ये सब हो रहा है। और मेरे को बहुत सारा काम है यार, काम है, बहुत सारा सामान लेके आना है और निकलना भी है। 2 बजे 10 तो बज चुके हैं, पता नहीं कैसे होगा। सब पापा डांटे जा रहे हैं कि पहले तो कुछ नहीं करके रखते। यार काम तो इतने सारे हैं, मुझे नहीं लगता सारे हो पाएंगे, कुछ चीज़ छोड़ के जानी पड़ेगी। मतलब पैकिंग तो हो रही है धीरे धीरे। और मेरे को बाल कटाने हैं, यू नो, जैसे कि आज संडे, ओ सॉरी यू डोंट नो बट आई नो, आज संडे है। और संडे वाले दिन तुम्हें पता कितनी भीड़ लगी रहती है। तो मैं वापस आ गया, थोड़ी देर बाद जाऊँगा। तो पहले सामान ले लूँ मैं थोड़ा सा। परफ्यूम तो ले लिया मैंने, अब सोच रहा हूँ परफ्यूम के लिए। वो इसलिए क्योंकि कहीं बैठेंगे ऐसी जगह या कपड़े हमारे बाबा गीले होंगे, सूखेंगे नहीं, तो वो तुम्हें पता है गीले कपड़े स्मेल करने लग जाते हैं। तो इसलिए परफ्यूम लिया और पाउडर वगैरह लिया, थोड़ा रैशेस वगैरह हो जाते हैं उसके लिए। तो ऐसे छोटा मोटा सामान रख लेते हैं सर्वाइव करने के लिए, जो कि बीच में दिक्कत आए। तो अभी थोड़ी सी मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, जो कि हेडेक वगैरह, पेन वगैरह के लिए। तो मैं फिर आधे घंटे बाद दुकान पर आ गया था और मैंने आधा घंटा ही वेट करा, जिसके बाद मेरा नंबर आ गया और मैं आके चेयर पे बैठ गया। और जिसके बाद मेरी कटिंग स्टार्ट हो गई थी। और आज मेरा डिसीजन था बियर्ड क्लीन करने का, जिसके ऊपर मेरी और भैया की काफ़ी बहस हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, तू क्लीन शेप में अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं, तुम कोई बात नहीं, कर दो, मेरे को करानी है। तो इसलिए उन्होंने दोनों तरफ कट लगा दिए थे। कह रहे इसके बाद अब कुछ नहीं होगा, अब तेरी क्लीन शेप होगी। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। जिसके बाद हमने गाने सुनते सुनते अच्छी तरीके से बाल कटाए। अब बात आती है कि इनकी सीजर और मेरे कर्ली बाल, क्या इनकी भिड़त होगी कि नहीं, क्या भैया मेरे बाल काट पाएंगे कि नहीं। तो देखते हैं। देखो भैया मेरे बालों से पूरी तरीके से लड़ रहे थे, जो कि मेरे को भी हर्ट कर रहा था और भैया को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। भैया की और मेरे कर्ली बालों की काफ़ी ज़्यादा देर तक फाइट हुई और जिसमें भैया की जीत हुई, क्योंकि उनके हाथ में कैंची थी और मेरे बालों की गर्दन थी। भैया ने कट करके मेरे बालों की गर्दन काट दी। और अब बारी आती है मेरे बियर्ड की क्लीन शेव की, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी क्लीन शेव नहीं कराया है और आज इस बार मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक यात्रा पर। भैया मना कर रहे थे, घर वाले मना कर रहे थे, पर मेरे को कराना था, मैंने करा लिया। मेरे दिमाग में भी बार बार ये आ रहा था कि मेरे को करानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि भैया ने कट्स लगा दिए थे और मेरे से पहले ही पूछा था कि तेरे को करानी कि नहीं। मैंने कहा हाँ करानी है। तो मैं भी अफसोस में था, पर कोई बात नहीं, करा लेते हैं। अब मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिससे कि मेरे को कुछ अंकल वाली फीलिंग आती है, क्योंकि ये बियर्ड सेविंग क्रीम मैंने आज से पहले कभी नहीं लगाई है और इस बार मेरे लग रही है। ये सेविंग क्रीम लगाने के बाद मेरे को कुछ अमिताभ बच्चन वाली फीलिंग आई कि 7 करोड़। मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा था क्योंकि भैया ने सेविंग क्रीम मेरी नाक में घुस दी थी, जिसका रिएक्शन मैं ये देता। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी मामिन को साले हराम। अब बारी आती है मेरी गर्दन पर उस्तरा चलने की, जो कि भैया ने बखूबी कुछ बहुत अच्छी तरीके से चलाया था। जिसके बाद मैं कुछ ऐसा लग रहा था। जिसके बाद भाई ने अपने स्किल की पूरी कसर निकाल दी मेरे ऊपर क्लीन शेव करने में। जिसके बाद मैं अपनी शक्ल खुद भी नहीं देख पा रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था किसी ने मेरी इज्जत लूट ली हो। ये शक्ल लेके मैं अपने घर जा ही रहा था तो मेरे को रास्ते में कुछ बच्चे मिल गए। इन्होंने पूरे रास्ते में मुझे परेशान करा कि भैया ने क्लीन शेव करा ली और सबकी निगाहें मेरी शक्ल पर ही थी। तो मुझे अब घर जाकर रिएक्शन देखने थे कि सबके रिएक्शन कैसे होते हैं। मम्मी जी, अब मम्मी से कुछ भी पहन लो, नारंगी शर्ट, काली पैंट, सफेद जूते पहन के भी खड़े हो जाओ ना मम्मी के सामने कि मम्मी ठीक लग रहा हूँ। सही तो लगता है, तू ही सोचता रहता है। मंदिर के बाहर अंधा भिखारी बैठता है ना, वो भी कटोरा छोड़ के रोकने आ जाता तुम्हारा रास्ता कि नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं जा सकता भाई, तू कदी क्या लग रहा है भाई। बढ़िया, क्या हाल है मम्मी, कैसे भी हो? पापा मम्मी कहती बढ़िया, ये सब बेकार है। जेन्युइनली बताओ कैसा लग रहा हूँ? अजय लग रहा? नहीं एकदम से चेंज हो गया, मुझे नहीं लग रहा तो राहुल है। वो ऐसा था ना, बड़ी थी एकदम से, फिर एकदम से क्लीन हो गई, इसलिए। बाकी दो दिन बाद देख, अरे इसलिए हो गई, ये मैंने कटवानी भी थी, एक बार क्लीन शेव करवानी थी, इस बहाने हो भी जाएंगी, वहाँ किसी को पता भी नहीं लगेगा, घर पर अजीब सा लगता। ऐसा लग रहा है जब फ्लाइंग लिस्ट गया था ना, वहाँ पे आया थे ग्लासेस सेव करा के। ये उड़ के ज़्यादा फोन तो नहीं मिलता कि क्लीन हो के जाओ, मैं अपनी मुँह से कटवा दूँ। ये हवाई जहाज उड़ा के, ठीक है, जिम ट्रेनर बन के तो बन नहीं पाएगा ये फ्लाइंग बिच, तो दाढ़ी कटवा के फ्लाइंग बिच बनने। मैं उसकी कॉपी कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है, कर रहा है पर सस्ती तरीके से कर रहा है। कॉपी कैट। ऐसा कुछ नहीं है। देखो बाहर आ गया पापा। साहिल तुम बताना कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा पापा? बढ़िया आ गए, सही है। इन्हें भी रखे रहो। अरे मैं नहा आ जाऊँ, फिर तुम्हें पैकिंग दिखाता हूँ क्या क्या करी है। वीडियो देखता है फ्लाइंग लिस्ट की, उसने भी दाढ़ी कटवा रही थी, उसके दादा एक्टिंग कर रहा था उसकी, तूने भी कटिंग करा ली। एक्टिंग नहीं कर रहा तो कॉपी कर रहा है। एक्टिंग तेरे उसकी नहीं है तो कॉपी कर रहा है।
ले बेइज्जती मार रहा है मेरी। गजब बेइज्जती है। क्या हुआ आपको, क्या लगा आवाज़ कहाँ गई? यही तो मैं बोल रहा था, पिछले ब्लॉग में बताया था ना कि मेरे कैमरे में म्यूट हो रहा है, माइक ऑफ हो रहा है। तो यही दिक्कत है कि किसी वीडियो में रिकॉर्डिंग आती है, किसी वीडियो में रिकॉर्डिंग नहीं हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने बैग लगाया है, ये रेनकोट है, अंदर कपड़े हैं और अंदर कुछ और ज़्यादा सामान है। और ये दोनों बैग हो गए, ये खाना आ गया जो कि दूसरे बैग में जाएगा, ये भी खाना भी उसी बैग में जाएगा। मतलब हमने एक बैग में कपड़े, एक बैग में खाना करा हुआ है, एक बैग में अदर सामान करा हुआ है। बैग पैक हो गए हैं, बारिश रुक चुकी है, तो हमने सोचा अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी, हम नहीं निकल पा रहे थे। तो मैंने भगवान का आशीर्वाद लिया और जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो मोहल्ले वाले हमारा वेट कर रहे थे। चलो बाय। सुबह से लगातार जो बारिश हुई उसकी वजह से सड़कों पे पानी भर गया था और लोगों की दुकानों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। और जिस शॉर्टकट से हम लोग मंदिर जाते हैं उस शॉर्टकट पर भी पानी भरा हुआ था, जिसमें मैंने देखा ये छोटे छोटे जो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं ये कोई और नहीं, ये सिर्फ मेंढक के बच्चे हैं। जैसे तैसे हम लोग उस पानी से निकल कर आए, यहाँ पर आकर देखा मंदिर के गेट बंद थे, तो हमने पंडित जी को बुलाया और गेट खुलवा कर हम मंदिर के अंदर एंटर हुए और फिर हमने अपनी पूजा स्टार्ट की। पूजा करने के बाद हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे और मैंने रास्ते में मम्मी को प्यारी सी पप्पी दी, जिसे देखकर मंजू दीदी ने उसे फेक बताया। और सामने से हमारे दल के 2 साथी और आगे जो हमारे साथ हरिद्वार जाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव। सही से डुबकी मत लगाना, आराम से लगाना। किसी के साइड नहीं करनी है ना। तुम ठहरो, रुको, मैं इसे बता दे। कहाँ मेरा पैर चला गया गोबर में। और हमने इस मंदिर से सबका आशीर्वाद लेते हुए अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करी। तो गाइस वो लोग तो उस साइड से जा चुके हैं क्योंकि उस साइड वो रेलवे स्टेशन से पहुंच जाएंगे और अभी उनकी पूरी फैमिली उनको छोड़ने जा रही है। बट हम अभी पानी में दोबारा से नहीं डूबेंगे, तो मम्मी और हम जा रहे हैं वापस घर के लिए। वो लोग वहाँ खड़े हैं अभी भी, वो वहाँ से व्लॉगिंग कर रहा है। बाय बाय भाई साहब, बाय। लेकिन 1 सेकंड भाई व्लॉग तो मेरा चल रहा था, ये कहाँ से आ गए? आओ चलो मेरे व्लॉग पे वापस चलते हैं। सुबह से हुई लगातार बारिश की वजह से चारों तरफ समुद्र बना पड़ा था और मुझे ये राम सेतु का यूज़ करना पड़ा। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पूरी सेना वानर सेना की तरह राम सेतु को पार करते हुए हमारे पीछे पीछे आ रही थी। दीदी और मम्मी ने वो राम सेतु पार नहीं करा था, जिसकी वजह से हम दोनों काफ़ी दूर हो गए थे। तो मंजू दीदी ने उधर से, मैंने इधर से एक दूसरे को बाय बोल के मैंने अपने सफ़र को कंटिन्यू करा। थोड़ी दूर आते ही हमने एक ई-रिक्शा बुक करा जिसमें हम सारे सवार हो गए और जैसे ही वो चला तो हमने देखा कि उसकी स्पीड बिल्कुल कछुए की तरह थी, मतलब बहुत धीरे धीरे जा रहा था। तो पापा ने और हमने सोचा कि यार इससे अच्छा तो हम पैदल ही चले जाते। हमें जल्दी इसलिए थी क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था और अगर हमारी ट्रेन छूट जाती तो हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता और इसकी स्पीड इतनी धीरे थी कि हमारी ट्रेन लगभग छूट ही गई थी। यहाँ आके देखा जिसकी वजह से पूरा रास्ता बंद हुआ पड़ा था। इस ई रिक्शे की स्पीड इतनी धीरे थी कि हमारी ट्रेन हमसे आगे निकल गई और वो पहले स्टेशन पर पहुंच गए और हम लोग लेट हो गए। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे हमने देखा कि बहुत सारे लोग किसी दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे थे और हमारी जो ट्रेन थी वो स्टेशन से निकल चुकी थी। इस चीज़ का हमें बहुत अफसोस हुआ और हमने उस मिनी मेट्रो वाले को कुछ नहीं बोला क्योंकि उसकी भी गलती नहीं थी, हम घर से ही लेट निकले थे। यहाँ पर आकर देखा इतने सारे हरिद्वार जाने वाले लोग हर एक किसी ट्रेन का वेट कर रहे थे जो कि हरिद्वार जाती है। हमने भी काफ़ी टाइम तक वेट करा और काफ़ी देर तक वेट करने के बाद हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ जिसकी वजह से हम खड़े हुए। हम नहीं, सारी पब्लिक खड़े हुए क्योंकि सबको हरिद्वार ही जाना था और कोई सा किसी का रूट था ही नहीं। बिना किसी धक्का मुक्की के हमें ये ट्रेन मिल गई जो कि पैसेंजर थी और खुशी हमें इस बात की थी कि हम सबको अपनी अपनी सीट भी मिल गई। हर एक स्टेशन के बाद भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही थी क्योंकि कुछ लोगों को अपनी जगह जाना था और आधे लोगों को तो हरिद्वार ही जाना। स्टेशन सारे खाली थे और ट्रेनें सारी भरी हुई थी। अब एक समय ऐसा आता है कि ट्रेन मेरठ छावनी स्टेशन पर जाकर बिल्कुल रुक जाती है क्योंकि इसको 2 एक्सप्रेस ट्रेनों को पास करना था। लोग समय काटने के लिए ट्रेन से बाहर उतरकर मौसम का नज़ारा ले रहे थे।
बाहर घूम रहे लोगों को देखते हुए पापा ने सोचा कि मैं भी मौसम का आनंद लेता हूँ, लेकिन पापा के नसीब ने पापा का साथ नहीं दिया और जैसे ही 4 घंटे बीते उसके बाद ये एक्सप्रेस ट्रेन भी आ गई। जैसे ही इसने क्रॉस करा हमने सोचा कि अब हमारी ट्रेन चल जाएगी और ये हमारी सोच बिल्कुल सही थी। इस ट्रेन की वजह से हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और जैसे ही इस ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो हम सबके चेहरों पर एक मुस्कान थी कि अब हम टाइम से पहुँच जाएंगे। पूरे 5 घंटे हो गए थे और मेरे सारे दोस्त पीछे थे, तो मैंने सोचा मैं पीछे जाकर देखता हूँ क्या चल रहा है। क्या कर रही पार्टी? जय बोलेगी और बोले बढ़िया। ये है सुमित भैया और हम इन्हें लेके गए थे कि ये हमें रास्ते में एंटरटेन कराएंगे, पर इन्होंने पूरे रास्ते हमें पका पका के थका दिया, जिसके बाद इन्होंने ट्रेन में और बैठे लोगों को पकाना चालू कर दिया। मेरी बहन भी पूरी तरीके से पक चुकी थी, वो भी इनकी बातों में सिर्फ हाँ में हाँ मिला रही थी। ये अंकल तो इनकी बातों से पूरी तरीके से पक चुके थे, तो इन्होंने रिकवर होने के लिए अपना एनर्जी पाउडर निकाला। ट्रेन की रफ्तार बहुत धीरे होने की वजह से हम लोग काफी ज्यादा थक गए थे, जिसके बाद हमने एक गेम चालू करा जिसका नाम था चिड़िया उड़ तोता उड़ भैंस उड़। कुछ भी चिड़िया उड़ तोता उड़ चील उड़ वट जो भी है, पर खेलने में बड़ा मजा आया। पूरी ट्रेन वाले लोग सब हमें देख ही रहे थे कि हम लोग क्या पागलपंती कर रहे थे। राधा ने और मैंने भैंस उड़ा दी थी, इसलिए हम लोगों की पिटाई हो रही है। चीटिंग 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 करता है तू। इस गेम को खेलते खेलते बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें भी और पूरी ट्रेन वालों को भी। और इस गेम को खेलते खेलते हमने अपने मुजफ्फरनगर तक के सफ़र को बहुत जल्दी पार कर लिया था। ट्रेन से धक्का खाते खाते हम स्टेशन पर आकर उतर गए और ये हमारे सफ़र का आखिरी स्टेशन था, क्योंकि अब हम जाएंगे बस से, जो कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक बस स्टैंड से मिलेगी। बस से हम इसलिए जाएंगे क्योंकि ट्रेनों का हाल इतना ज़्यादा बुरा था कि हरिद्वार जाने तक हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। सावन के टाइम पर ट्रेनों में और स्टेशनों पर इतनी भीड़ मिलना कॉमन सी बात है, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार जाते हैं। तो ये था मेरठ से मुजफ्फरनगर तक का सफ़र, और मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक का सफ़र मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।